जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। मानव प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा से विकासशील रहा है और अगर हम विकास की बात करें तो उसमें जो एनर्जी यानी ऊर्जा का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन समय के साथ साथ हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जो ऊर्जा है इसकी अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं सीमित है और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे विकल्प हमने ढूंढने की शुरुआत की जो एक तो सस्टेनेबल हो और उसके साथ ही लॉन्ग टर्म में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और वहाँ पे बायोफ्यूल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनकर हमारे सामने आया। इनफैक्ट कई जगह इसे 21st सेंचुरी का फ्यूल भी कहा जा रहा है। आज का जो हमारा नई दिशाएं का ये कड़ी है इसमें हम बायोफ्यूल के बारे में ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बनकर हमारे सामने ऊर्जा का एक विकल्प बनकर खड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका क्या कुछ रोल हो सकता है हमारे देश में इसके प्रोडक्शन के लिए और इसको सस्टेन करने के लिए क्या कुछ काम हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं इस कड़ी में, उन्हें हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा एल्सेवियर रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें विश्व के 2% जो शीर्ष वैज्ञानिक हैं उनकी सूची में उनका नाम आया है। और ये दूसरी बार है जबकि ऊर्जा और पर्यावरण के विषय में उनकी नाम इस सूची में निकाली गई है। फिलहाल वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर भास्कर सिंह का। डॉक्टर भास्कर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो शोध है खासकर बायोडीजल को लेकर जिस क्षेत्र पे आप काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आज की हमारा जो ये कड़ी है उसमें हम बायोडीजल पर ही चर्चा करेंगे, बायोफ्यूल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा टर्म है जिससे शायद ज़्यादातर लोग वाकिफ़ ना हों या फिर उसकी क्लैरिटी लोगों में ज़्यादा नहीं हो, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बायोफ्यूल है क्या उस बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद निधि। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम दूरदर्शन की, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे बातें करने का और अपनी जो रिसर्च की बातें हैं और एकेडमिक्स है उसको रखने का। और साथ ही मैं अपने विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय ने हमें इतना सपोर्ट किया है और फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई हैं कि हम एकेडमिक्स के साथ साथ टीचिंग के साथ साथ हम शोध भी कर सकें। और हमारे पास जो लेबोरेटरी हैं उसमें हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है कि हम विश्व में जो भी कार्य हो रहे हैं तो वो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं खास करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट है, तो हम उसमें जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसमें हम काम करते हैं। और उसमें जो मेरा कार्य है वो बायोडीज़ल को लेकर के है। और बायोडीज़ल एक तरीके का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल जिसे हम हिंदी में जैव ईंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट एज ए नेशन हमें ज़रूरत है। और इतनी ईंधन होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड उसे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले। तो उसके लिए पर्याप्त एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आज के समय में जिसे हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये फॉसिल फ्यूल से आती हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं कोल, क्रूड ऑयल, जिससे कि हमें पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। अब ये हम जानते हैं कि इनकी उपलब्धता सीमित है और एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो चुका होगा। तो वैज्ञानिक और देश भर में सभी जो वर्ग हैं वो समझ चुके हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो अब हमें एक अल्टरनेटिव सोर्सेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जब इंजन इन्वेंट हुआ था श्री रुडोल्फ डीजल के द्वारा, तो उन्होंने सर्वप्रथम एक बायो फ्यूल लिया था जो कि पीनट ऑयल था और उसी ईंधन से उन्होंने अपना डीजल इंजन चलाया था। और उस समय तक डीजल लोगों ने खोज नहीं की थी, लेकिन फिर उसके बाद डीजल की खोज हुई और बहुत भारी मात्रा में खोज हुई और उसकी उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो बायोफ्यूल है ये कहीं पीछे छूट गया और लोगों ने जब बहुत ही ईज़िली जब देखा कि
डीजल और पेट्रोल अवेलेबल है क्रूड ऑयल के फॉर्म में, तो इसका प्रचलन बढ़ा। आप याद करेंगे कि 1970s में एक ऐसा दौर आया जब ऑयल क्राइसिस का दौर था वो, और कुछ लोगों में अवेलेबिलिटी, कई देशों में अवेलेबिलिटी की कमी हो गई। तो फिर तब लोगों ने इसको समझा कि उन्हें खुद ऐसे एनर्जी की सोर्सेस को खोजने की ज़रूरत है जिससे कि उनका नेशन सेल्फ रिलायंट हो सके। तो फिर ये बायोफ्यूल्स की तरफ लोगों का एक ध्यान केंद्रित हुआ। साथ साथ में और भी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन एनर्जी के सोर्सेज की तरफ भी इनका लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अब बायोफ्यूल्स पे हम आते हैं तो ये देखते हैं कि हम इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उनमें प्रमुख है कि ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है। ये हमें एक सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर ले जाता है, एक नेशन को सेल्फ रिलायंट बनाता है। और साथ में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो जब फॉसल फ्यूल का कंबशन होता है तो उसमें कई तरह के एग्जॉस्ट गैसेस पर्यावरण में इमिट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो एमिशंस हैं सबके कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण में। अब हम अगर बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें तो सर्वप्रथम हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस काफ़ी कम हो जाएंगे। और साथ साथ में जैसे हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो कई तरह के बायोफ्यूल्स हैं, जैसे बायोएथनॉल, बायोडीजल, बायोमीथेन और बायोहाइड्रोजन। अब हम अगर एक एक करके सबको देखें, अगर हम बायोडीजल को देखें तो इसमें 10 से 12% ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि डीजल में नहीं होती। इस ऑक्सीजन की वजह से कंबशन बेहतर होता है, जिसे हम कंप्लीट बेटर कंबशन कहें। कंप्लीट तो नहीं होता है पूरा कंप्लीट, लेकिन काफ़ी बेटर कंबशन होता है, जिसकी वजह से जो बाकी के पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इनकी मात्रा में कमी आती है। अभी आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल 2020 से सरकार ने ये बात कही कि BS6 नॉर्म्स लागू किया जाएगा। BS6 नॉर्म्स में आप देखेंगे कि सल्फर का कंसंट्रेशन ये 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेकर के आता है पर्यावरण पे, मनुष्य पे भी और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ पे भी। तो हमारा जो बायोडीजल है, इसके कंबशन से सल्फर की इमिशंस लगभग न के बराबर होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ तो BTEX, बेंजीन, टोल्यूइन, साइलिन, इथाइल बेंजीन, जो कि डीजल में नहीं होता, बायोडीजल में नहीं होता। तो ये सब हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, दो खास हैं। एक तो कि ये रिन्यूएबल है और दूसरा कि ये पर्यावरण पे बहुत ही कम प्रभाव डालता है। काफ़ी एक कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें बायोफ्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से पर्यावरण में इसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नहीं पड़ता है, जो कि डीजल के साथ आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। क्या कुछ कंटेंट्स होते हैं अगर हम बायोफ्यूल के किस तरीके से उसको बनाया जाता है, या फिर क्या उसमें पदार्थ मौजूद होते हैं? जी, बायोडीजल बनाने के लिए हमें एक फीडस्टॉक चाहिए होता है, ऐसा फीडस्टॉक जिसमें कि ऑयल हो। अब ये ऑयल को हम एक केमिकल रूट के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कि हमें फीडस्टॉक के अलावा एक अल्कोहल चाहिए होता है। अल्कोहल यूजुअली लोअर ग्रुप का लेते हैं, जैसे मिथनॉल या इथनॉल, क्योंकि इसका रिएक्शन उस ऑयल के साथ काफ़ी तेज़ी से होता है। और साथ ही हमें एक कैटलिस्ट भी चाहिए होता है इस रिएक्शन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बायोडीजल होता है, जो कि केमिकली इट इज़ कॉल्ड एज, जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड अल्काइल एस्टर। अल्काइल में अगर वो हमने मिथनॉल लिया है तो मिथाइल एस्टर हो जाता है, अगर हमने इथेनॉल लिया है तो इथाइल एस्टर हो जाता है। तो केमिकली बायोडीजल जो है वो फैटी एसिड अल्काइल एस्टर है। साथ ही हमें ग्लिसरॉल भी मिलता है, जिसके कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। तो हमें एक ऑयल के साथ 2 प्रोडक्ट मिलता है और दोनों बहुत ही उपयोगी भी हैं। अब आते हैं हम फीडस्टॉक के ऊपर।
तो ये जो फीड स्टॉक है ये वैज्ञानिकों ने 4 श्रेणी में इसे कैटेगराइज किया है। फर्स्ट जनरेशन, जिसमें कि मोस्टली जब शुरुआत हुई थी बायोडीजल की, तो लोगों ने एडिबल ऑयल, जिसे हम खाने के उपयोग में लाते हैं, इससे शुरुआत की। अब आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ये जो एडिबल ऑयल है इसकी कमी नहीं है। लेकिन हम आते हैं विकासशील देश जैसे हमारा देश भारत, हम खाने का जो ऑयल है उसे निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये कहीं से भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम एडिबल ऑयल को लेकर के बायोडीजल बनाएं। फिर आया सेकंड जनरेशन फीड स्टॉक, जिसमें कि जो फोकस है वो नॉन एडिबल ऑयल्स पे है। तो नॉन एडिबल ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जिसमें कि कुछ टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से उसका खाने में उपयोग नहीं कर सकते। उसमें से प्रमुख हैं जैट्रोपा, करंज, महुआ। तो ऐसे फीड स्टॉक को लेकर के बायोडीजल बनाया गया। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये जो फीड स्टॉक है इनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे ये साबुन बनाने के काम आते हैं और भी कई उनके उपयोग हैं। तो फिर एक थर्ड जनरेशन फीड स्टॉक की बात शुरू हुई, जिसमें कि प्रमुख हैं एल्गल ऑयल। एल्गल ऑयल के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये लैंड के साथ compete नहीं करता। मतलब इसे हम बहुत कम क्षेत्र में, जिसे हम रेसवे पॉन्ड कहते हैं, या कुछ रिएक्टर्स होते हैं जो फोटो बायो रिएक्टर्स होते हैं, तो बहुत ही कम जगह में हम इसे बहुत ही ज़्यादा तेल निकाल सकते हैं इन एल्गल ऑयल से। अगर हम इसे सीमित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएं तो हमें एक अच्छी खासी ऑयल मिल जाती है। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस सामने आए, जैसे सबसे प्रमुख है इसका इकोनॉमिक्स, कि जब हम इकोनॉमिक्स में गए और इसका जब हमने ग्रोथ देखा, लोगों ने देखा, साइंटिफिक कम्युनिटी ने देखा, तो पाया कि इकोनॉमिक्स की वजह से इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिर बात आई फोर्थ जनरेशन फीड स्टॉक की, जिसमें कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लक्ष्य रखा गया है कि ऐसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करें कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल मिल सके। तो इस पे शोध कार्य चल रहा है और आई थिंक आने वाले समय में हमें एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस शायद मिलना चाहिए। और शोध पे जो हमारी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी जो एक रिसर्च रही है खासकर बायोडीजल पर, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी खासकर आपने इस अपनी रिसर्च में ध्यान दिया है कि किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव हम कुछ मेथड्स तो यूज़ करें ही, उसके साथ साथ वो इफेक्टिव ज़्यादा रहे। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक से आपका जो रिसर्च रहा है इस फील्ड में उस बारे में भी चर्चा करें। जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। जैसे मेरा जो शोध का विषय है बायोडीजल को लेकर के, तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि एक फीड स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैंने शुरुआत करी थी रिसर्च इस बायोडीजल के ऊपर, ये 2007 में शुरुआत करी थी। उस वक्त मैंने जो फीड स्टॉक लिया था वो करंज लिया था। और करंज, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में करंज के पेड़ पाए जाते हैं, और ख़ास करके झारखंड में इसकी काफ़ी ग्रोथ है और अवेलेबिलिटी भी है। तो शुरुआत मैंने करंज ऑयल से की थी और बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स भी आए थे। बहुत अच्छा बायोडीजल बना था, जो कि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं और विदेश के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मानकों पर ये बहुत ही सही आया था। उसके बाद मैं शोध करने के लिए डरबन गया, दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है, और वहाँ पे मैंने एल्गल ऑयल्स पे शोध किया। और जब मैं वापस अपने देश आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में, तो जो मैंने शोध की शुरुआत की वो हमने देखा कि उसमें बायोडीजल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। 2 इश्यूज़ इसमें ख़ास महत्व रखते हैं। पहला इसका लिमिटेशन ये है कि इसकी कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज़, जैसे क्लाउड पॉइंट, पो पॉइंट, ये थोड़ा सा मानक के अनुरूप नहीं होती। खास करके ठंड के समय में ये जम सकता है और ये इंजन्स को क्लॉग कर सकता है। तो हमें एक इस पे ध्यान देना था। और दूसरा जो इसका लिमिटेशंस है वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। अगर लंबे समय तक हम इसे स्टोर करें तो ये इट कैन गो ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हो सकता है कि इसे पूरा न करें। तो इन दोनों विषयों को लेकर के मैंने शोध किया और
पाया कि कुछ प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स अगर हम उपयोग करें, यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का। एक है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम हिंदी में गिलोई या अमृता भी कहते हैं, और अभी कोविड के समय में इसका बहुत उपयोग हुआ हमारे मैकेनिज़्म को सही रखने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसका ह्यूमन में इतना अच्छा उपयोग है, तो इसका अगर हम एक्सट्रैक्ट इसके बायोडीजल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करें तो ये क्या ये काम कर पाता है। और हमने पाया कि ये बहुत अच्छा एक ऐसा प्लांट एक्सट्रैक्ट था जो कि जिसने कि बायोडीजल की ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस किया। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इंडियन और यूरोपियन अमेरिकन सभी को ये पूरा कर गया। और साथ में मैंने कुछ और भी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स लिए, उसमें बेल के पत्तों का एक्सट्रैक्ट लिया और ग्रीन टी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट लिया, और इसे जब हमने बायोडीजल में डाला तो ये पाया कि जो फिनोलिक कंपोनेंट्स हैं इन पौधों के, उनकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ। फिर हमने इसकी कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए हमने कोशिश किया कि अगर हम विंटराइजेशन करें इसकी होता क्या है कि कोई भी तेल, कोई भी ऑयल, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उसे हम विंटराइजेशन के द्वारा अगर अलग कर दें तो हमारा कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सुधार होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी है और ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को ठीक करेंगे तो दूसरा ख़राब हो जाता है, दूसरे को ठीक करें तो पहला ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम विंटराइजेशन के द्वारा अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को कम कर दें और ये प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐड कर दें तो हमारा एक बहुत ही बेहतर ईंधन डेवलप होगा बायोडीजल के फॉर्म में। यहाँ पे जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे हम रियलाइज़ करें कि किस तरीके से एक नेसेसिटी हो गई है कि हम ऐसे ऊर्जा की तरफ बढ़ें जो कि रीन्यूएबल है, क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड तो है ही कहीं, और उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट में भी उसका एक ड्रास्टिक इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे सरकार का भी एक अहम रोल हो जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। 2018 में एक पॉलिसी भी इस पर लाई गई है, सरकार किस तरीके से इस पर काम कर रही है वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को जी निधि, ये सरकार ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर के आए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में। और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने प्रमोट किया बायोफ्यूल्स को, खास करके बायोथेनॉल और बायोडीजल को। और उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारा जो पेट्रोल है उसमें 20% बायोथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, और जो हमारा डीजल है उसमें 5% की ब्लेंडिंग हो। तो सरकार इस तरफ काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है और बहुत ही ये प्रशंसनीय है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतर पर्यावरण हमें शायद मिले। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसमें सरकार ने एक फीड स्टॉक पे काफ़ी इम्फेसिस दिया है, वो है वेस्ट कुकिंग ऑयल, जिसे कि उन्होंने नाम दिया है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो मैंने इस पर भी शोध किया है, मैंने इसको भी एज ए फीड स्टॉक यूज़ किया, प्रयोग किया, और साथ साथ में कई अलग तरह के कैटलिस्ट यूज़ किए और पाया कि हम ऐसे फीड स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्यावरण में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब हम कुछ भी खाने को फ्राई करते हैं तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे वो उसे किया जाता है। तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन होता है, और इसकी वजह से जो हमारा तेल है वो खाने के कुछ समय के बाद खाने के उपयोगी नहीं रह जाता। इसमें एक टर्म है, वो इसे कहते हैं टोटल पोलर कंपाउंड्स। अगर ये तेल में 25% से ज़्यादा हो जाए तो जो एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, तो इनका ये कहना है कि अगर टोटल पोलर कंपाउंड्स 25% से ज़्यादा हो जाए तो इस तेल को आप खाने में उपयोग ना करें। तो इस तेल का फिर क्या होगा? तो यहीं पर बायोडीजल की उपयोगिता बढ़ जाती है कि इस तेल को आप कहीं पे ड्रेन्स में ना डाल करके उसको आप चैनलाइज करके एक बायोडीजल इंडस्ट्री को आप सप्लाई करें। उससे आपके फ़ायदे ये होंगे कि कुछ आपको उसका रिटर्न भी मिल जाएगा और पर्यावरण में डैमेज होने से भी बच जाएगा, और एक अच्छा बायोफ्यूल
हमारा और कहीं तैयार ना हो कहीं मुझे जाएगा। लगता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने में भी ये काफ़ी मदद करेगी लोगों के बीच में, कि किस तरीके, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस बारे में चर्चा करें कि किस तरीके से जो ऑयल है उसको अगर आपने एक बार यूज़ कर दिया कुकिंग ऑयल, तो शायद दोबारा उसमें जितनी बार आप यूज़ करोगे ट्रांस फैट जो है वो उतनी बार उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस के मामले में भी हाँ, काफ़ी अहम इसका रोल अवेयरनेस रहा के है। मामले में मैं यहाँ पे ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर हम ऐसे ऑयल को कंज्यूम करें तो क्या होगा। तो जो वैज्ञानिक ने शोध किया है तो पाया कि कुछ डिजीज़ेस हो सकते हैं अगर हम ऐसे ऑयल को कंज्यूम करें जो कि 25% से ज़्यादा जिसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स हैं। तो इसमें जैसे पाया गया है एल्जीमर डिजीज़, कुछ लिवर में भी इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे डिजीज़ेस रिपोर्ट हुए हैं। और साथ में मैं गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी बताना चाहूँगा जो कि 1 अक्टूबर 2022 में लागू होनी थी, पर अब ये पेट्रोल के लिए 1 नवंबर 2022 हो गया है और डीजल के लिए 1 अप्रैल 2023 हो गया है। वो ये है कि अगर वो कंपनीज ब्लेंड नहीं करती हैं, जो कि तय मात्रा में कुछ ब्लेंड का उन पे निर्देश दिया गया है, तो उन्हें 2% अधिक टैक्स देना होगा। तो वो भी एक तरह से मोटिवेट होंगे कि कुछ हम इथेनॉल ब्लेंड करें और बायोडीजल ब्लेंड करें डीजल में और बायोइथेनॉल ब्लेंड करें पेट्रोल में। बिल्कुल। यहाँ पे जैसा कि हम बात करें कि हम एक विकल्प तो ढूंढ ही रहे हैं, उसके लिए एक रीज़न ये भी है कि जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं या मिनरल ऑयल की, तो हमारे देश में लगभग जैसा हमने कहा 80% या उससे ज़्यादा ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है विश्व से, और अराउंड 20% ही है जो हम अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसलिए भी हमें ज़रूरत है कि हम इस अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उसको टैप कर सकें, अलग अलग रीन्यूएबल एनर्जी को टैप कर सकें। अगर हम वर्ल्ड इंडेक्स को देखें तो बायोडीजल में फ़िलहाल हमारा देश कहाँ खड़ा है और उस रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? जी, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। और यहाँ पर हम ने शुरुआत कर ली है। और अभी हम विश्व की बात करें तो अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोपियन देश जो हैं वो काफ़ी आगे हैं। और बायोडीज़ल में ये 3 जो हैं यूएसए, ब्राज़ील और यूरोपियन नेशंस, ये लगभग एक मेजॉरिटी ऑफ द बायोडीज़ल। जी, अमेरिका के लिए 40%, ब्राज़ील के लिए 22%, और लगभग इतना ही 22% यूरोपियन नेशंस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। और इंडिया में अभी जस्ट हम 1% क्रॉस किए हैं। तो आने वाले समय में और गवर्नमेंट के जो इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है कि सेल्फ रिलायंट बनने का, और मेक इन इंडिया का जो उनका नारा है और उनकी जो लोगों से अपेक्षाएं हैं, तो उसके तहत हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका प्रयोग बढ़ेगा, इसका उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों में इसका एक जागरूकता बढ़ेगी लोगों में। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि हमें बायोफ्यूल्स का उपयोग करना है, और पॉलिसीज़ में भी हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि फ्यूचर आने वाला समय जो है वो एक सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल क्लाइमेट को लेके जैसे हम धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा नेसेसिटी हो चुका है बिल्कुल हमारे लिए। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले गए हैं, उसमें अगर हम गोल नंबर 7 में देखें, जहाँ पे क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी हमारे लिए एक गोल है। अगर गोल नंबर 13 को देखें तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए वहाँ पर एक गोल है। किस तरीके से ये जो बायोफ्यूल्स हो गए या फिर अलग भी जितने हम रीन्यूएबल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे लिए एक रोल एक फ्यूचर में हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव पाथ क्रिएट कर सकता है? जी बिल्कुल निधि। और ये शुरुआत इसकी 1970s में ही हो गई थी, जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए पर्यावरण को लेकर के, और पर्यावरण को लेकर के कई कानून बने। और 2008 में हमारे देश में भी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, जिसमें कि एक मिशन था नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। और फिर यूनाइटेड नेशंस ने, जैसा कि आपने बताया कि अपने गोल नंबर 7 और 13 में बात की है एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की, क्लीन एनर्जी की और क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। तो एक पॉजिटिव सोच पूरे विश्व भर में बनी है, और इसमें यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमारे देश में भी एक जागरूकता का एक इन्वायरमेंट तैयार हुआ है।
और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसकी उसका उत्पादन, उसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ेगी। तो हमने एक रास्ता हमने शुरू कर दिया है, जी। जैसे आपका भी एक जो रिसर्च पेपर है, मुझे लगता है जी। कि ना सिर्फ अलग अलग डोर्स ओपन कर रहा है, बल्कि लोगों को भी काफ़ी एक अवेयर करने में इसका एक अहम रोल रहा है। हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, हम हर बार क्लाइमेट की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के जो रिसर्च पेपर्स है या जो हमारे एफर्ट्स हैं वो इसे और हाईलाइट करता है। डॉक्टर भास्कर, हमने आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही दिया आपके रिसर्च पेपर पे, पर उसके लिए भी हम चाहेंगे कि क्योंकि आप आगे भी आपका रिसर्च जो है वो चलता रहेगा, तो उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बायोडीज़ल के बारे में, बायोफ्यूल्स के बारे में आपने दर्शकों को बताया, काफ़ी उन्हें भी मदद मिली इसे समझने में। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद निधि।